In cells, there are some single membrane bounded vesicles are present which contain oxidative enzymes and they are called as microbodies. So today we are going to learn about microbodies in which we include peroxisome and glyoxisome. So let's start. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं? पिछली वीडियो में आपको लाइसोसोम्स के बारे में बताया था और काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबॉडीज़ हमने पढ़ना है। माइक्रोबॉडीज़ में दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं सेल के अंदर, एक है पेरोक्सिसोम और दूसरा है ग्लायोक्सिसोम। माइक्रोबॉडीज़ हैं क्या? माइक्रोबॉडीज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं, यानी सैक है, एक थैली है सेल के अंदर जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद है, ख़ास तौर पे एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। अच्छा, इनकी रिजेम्बलेंस भी है, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था लाइसोसोम के साथ, और इसमें डिफरेंसेस भी है। सबसे पहली चीज़, peroxisome and glyoxisome are collectively called microbodies, single membrane bounded vesicles। ये सारी जो है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और क्या कहते हैं, एक वेसिकल है, ये सारी चीज़ें रिजेम्बलेंस है किसके साथ? लाइसोसोम के साथ, और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी रिजेम्बलेंस है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि देखें, एक और रिजेम्बलेंस ये है कि दोनों गोल्जी बॉडी से ही ऑरिजिनेट होते हैं, सही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनका जो साइज़ होता है वो लाइसोसोम के मुकाबले में काफ़ी स्मॉलर होता है। और इसके अलावा जो है एंजाइम्स में भी डिफरेंस होता है। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जबकि माइक्रोबॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव्स होते हैं, सही, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। और इसके अलावा साइज़ भी काफ़ी स्मॉलर होता है माइक्रोबॉडीज़ का। अच्छा, दो चीज़ें हमारे पास, पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम, सही है। पेरोक्सिसोम जो होता है एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, जबकि ग्लायोक्सिसोम जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, वो भी यंग सीडलिंग स्टेज में होता है, सही है। तो पेरोक्सिसोम से हम स्टार्ट करते हैं। पेरोक्सिसोम जो है 1965 में इसको डिस्कवर किया गया था लिवर के सेल में से, सही है, लिवर के सेल में से डिस्कवर किया था। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटी डायमीटर जो होता है वो इसका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, सही है। वेरी स्मॉल बॉडीज़ हैं ये। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारे पास पेरोक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड है, सही, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, ये सारे एंजाइम हैं। और इसके जो एंजाइम्स की कंसनट्रेशन है, एंजाइम की जो अमाउंट है, एंजाइम की जो क्वालिटी है, ये डिपेंड करती है सेल टू सेल। यानी एनिमल सेल में जो एंजाइम्स होंगे वो अलग होंगे थोड़े से, प्लांट सेल में होंगे वो अलग होंगे थोड़े से। ख़ास तौर पे लिवर में प्रेजेंट होता है, तो लिवर में इवन के लिवर के सेल में, यानी जिसको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं, सही है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन करता है H2O2 की, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जिसी की वजह से इसका नाम पेरोक्सिसोम रखा गया। पेरोक्सी यानी पेरोक्साइड, सोम्स यानी बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ें, ये केमिस्ट्री की बातें, अभी हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं वरना वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अच्छा, किस में इन्वॉल्व होता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में इन्वॉल्व होता है। देखिए, आपको पता है कि जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी सब्सटेंस हम इनटेक करते हैं ओरल रूट से, तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने के बाद जब एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, तो वो सीधा लिवर में जाती है। तो चाहे कोई ड्रग लिया हो, यानी मेडिसिन लिया हो, या अल्कोहल कोई पर्सन हो, तो वो सारी चीज़ें भी ब्लड में जाने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएंगी? लिवर में जाएगी, और लिवर उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सही है। तो ख़ास तौर पे अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होती कैसे है? अल्कोहल एक एंजाइम है पेरोक्सीडेज, वो क्या करता है? अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है H2O2 में, सही है। H2O2 में कन्वर्जन कर रहा है अल्कोहल की
और जिससे वो कह रहा है, अब आप बात यहाँ पर ये है कि अल्कोहल अगर पॉइजनस है, अल्कोहल अगर टॉक्सिक है तो H2O2 भी टॉक्सिक है, लेकिन थिंग इज़ डैट कि H2O2 जल्दी से इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। इसको कन्वर्ट करने के लिए भी, इसकी ब्रेक डाउन के लिए भी एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कैटालेस। तो ओवरऑल बात ये हुई कि अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है H2O2 में, सही है, और फिर उसके बाद H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, वाटर में और ऑक्सीजन में। पर ऑक्सीडेज इसमें इन्वॉल्व होता है। पर ऑक्सीडेज बेसिकली कर ये रहा होता है कि ऑक्सीडेशन करवाता है, सही है। तो अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाएगा ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, और कैटालेस क्या करता है, इसकी ब्रेक डाउन करवा देता है, H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। इससे मोर देन हाफ ऑफ दी क्वांटिटी जो अल्कोहल की एक पर्सन जो इंटेक करता है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अच्छा, प्लांट सेल में जो होता है, प्लांट ने तो अल्कोहल को ड्रिंक करना नहीं है, प्लांट में लिवर तो होता नहीं है, तो प्लांट में दूसरे उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है पेरोक्सीसोम, ख़ास तौर पे फोटो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। हम आगे पढ़ेंगे फोटो रेस्पायरेशन के टॉपिक को भी, जिसको यूजुअली कहा जाता है कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अभी मैं इसको डिस्क्राइब फर्दर नहीं कर रहा, बस इतना याद रखना है आपने कि फोटो रेस्पायरेशन में ये इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पायरेशन में एक स्टेज आता है जिसमें होता है ये है कि ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये किस में मौजूद होता है, पेरोक्सीसोम में मौजूद होता है, सही है। तो ये नहीं है मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कैसी मेटाबॉलिज्म कर रहा है, जो कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो, सही है। इस तरह की मेटाबॉलिज्म ये करवा रहा होता है पेरोक्सीसोम, इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट पेरोक्सीसोम। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है सीडलिंग स्टेज में प्रेजेंट होता है, ऑयल सीडेड प्लांट में प्रेजेंट होगा, सही है, सीडलिंग स्टेज में। यानी सीडलिंग स्टेज का मतलब है अभी वो सीड जो है जर्मिनेट करने वाला है, ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, सही है, उस स्टेज में प्रेजेंट होगा ये। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद डिफरेंट नंबर्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इस पर जो कि मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। लेकिन प्लांट्स लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते, ये याद रखना। ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, अब क्या होता है, जर्मिनेटिंग सीड कन्वर्ट्स स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट। अब होता ये है कि जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं ना, उनके लिए जो फूड स्टोर्ड होता है, उनका जो फूड रिजर्वियर होता है वो फैटी एसिड की फॉर्म में होता है, सही है, लिपिड्स की फॉर्म में होता है, फैटी एसिड की फॉर्म में होता है। तो वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करने के लिए पहले उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस जिसमें फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है ये कहलाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, सही है। और इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो ग्लाइऑक्सीसोम में स्टोर्ड होते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है प्लांट में ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है, ख़ास तौर पे ये जो हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम है ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, जिसमें होता ये है कि फैटी एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो बॉडीज। अब हमें पढ़ते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स बेसिकली दे आर लार्ज वेसिकल ऑरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी ये लार्ज वेसिकल्स होते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी से ऑरिजिनेट होते हैं। ये चीज़ें आपको लाइसोसोम में मैंने बताई थी, लाइसोसोम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उनमें से ही ऑरिजिनेट होते हैं, जैसे कि एंडोसाइटोसिस हो गए। एंडोसाइटोसिस के बाद क्या होता है, जो भी फूड अंदर आ रहा होता है एनिमल सेल में, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड की फॉर्म में आ रहा होता है। तो वो मेम्ब्रेन जो होता है वो कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है। अच्छा जी, तो बेसिकली वैक्यूल जो बन रहा होता है ना, वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी से, या फिर सेल मेम्ब्रेन से ही ऑरिजिनेट होता है, सही है। अच्छा, वैक्यूल बेसिकली क्या होता है, वैक्यूल हम ये कह सकते हैं कि सैक को कह रहे होते हैं, यानी टेम्परेरी स्टोरेज होता है, रिजर्वियर होता है किसी भी सब्सटेंस का। हम अगर थैली को यूज़ करते हैं तो या तो किसी चीज़ को कैरी करने के लिए, अगर आप कोई चीज़ लेकर जा रहे हो, अपने घर से निकल रहे हो, 3-4 सामान है आपके पास, तो आप यूजुअली क्या देखते हो, कोई बैग, कोई थैली, इस तरह की चीज़ ढूंढते हो ताकि आपके लिए वो चीज़ें कैरी करना आसान हो। तो बेसिकली वैक्यूल जो होता है वो सब्सटेंस को कैरी करने में हेल्प करता है प्लांट सेल में, सही है, या फिर क्या करता है, स्टोर करने में, सही है, स्टोरेज के काम में भी ये हेल्प कर रहा होता है, प्लांट एनिमल दोनों के सेल्स में।
अच्छा, अगर एनिमल की बात की जाए तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास फूड वैक्यूल, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद, यानी जब कोई भी फूड का अमाउंट जब सेल के अंदर आता है तो वो क्या कहलाता है, फूड वैक्यूल कहलाता है। जैसे जब सेल ने फूड को स्टोर किया, फूड जब सेल के अंदर मूव होता है तो वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर आता है, और जो वो वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर्ड होता है वो क्या कहलाता है, फूड वैक्यूल कहलाता है। जो लाइसोसोम में हमने पढ़ा था कि वो फूड वैक्यूल फिर जाता है लाइसोजाइम के साथ कंबाइन हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जिसको हम एंडोलाइसोसोम कहते हैं, और फिर उसके बाद वो डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो एनीवेज तो फूड वैक्यूल, और इसी तरह से एक और वैक्यूल होता है एनिमल के सेल में जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो कि एक्सोसाइटोसिस करवाता है। बेसिकली होता है ये है कि जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं, या फिर यूँ कह लो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर का अमाउंट होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, उसको सेल से बाहर निकालना होता है। सही है, तो उसके लिए जो वैक्यूल फॉर्म होता है सेल के अंदर वो कहलाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब इसकी वजह से सेल को हेल्प क्या मिलती है, सेल के अंदर का जो आयनिक और मॉलिक्यूलर बैलेंस है, सही है, वो बरकरार रहता है। ख़ास तौर पे अमीबा के सेल में, जैसे आपको पता है अमीबा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, तो फ्रेश वाटर जो रहता है ना अमीबा के सेल के लिए हाइपोटोनिक होता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है। तो वाटर कंटिन्यूसली अगर उसके सेल के अंदर मूव करेगा तो अमीबा में सेल वॉल है नहीं, जिसकी वजह से वो ब्रस्ट हो सकता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वाटर को बॉडी से एक्सपेल आउट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से उसके सेल्स ब्रस्ट होने से बच जाते हैं। सही है, यानी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, ऑस्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर यंग प्लांट्स में देखें क्या लिखा है, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन होल्ड रिजर्व्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यंग प्लांट्स में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिजर्व्स को रखते हैं, यानी ऑर्गेनिक फूड रिजर्व्स को स्टोर रखते हैं। जस्ट लाइक दैट के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई या किसी भी सब्सटेंस जो फूड सब्सटेंसेस है उन सबको स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा फूड स्टोरेज के अलावा इनमें ये होता है कि इनको हर्बीवोरी से बचाते हैं। कैसे, उन सीडलिंग को कोई एनिमल ना खा जाए, कोई हर्बीवोरस एनिमल ना खा जाए, तो उस चीज़ से बचाने के लिए उन वैक्यूल्स में क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइजनस या फिर अनप्लीजेंट टेस्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो ताकि जब वो एनिमल उसको खाए तो उसके लिए या तो टॉक्सिक हो जाए वो, या फिर अनप्लीजेबल हो जाए। सही है, जिसमें उसको मज़ा ना आए, टेस्टलेस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाए, तो जिसकी वजह से वो हर्बीवोरस उस प्लांट से दूर रहेगा, उसको खाएगा नहीं। तो ये हर्बीवोरी से बचा रहा होता है सेल्यूलर लेवल तक की अगर हम बात करें तो। इन मेच्योर प्लांट में क्या होता है, जनरली अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप बाय कोएलिशंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल। तो स्मॉल वैक्यूल जो होते हैं ना वो आपस में मिलकर एक लार्ज वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, और उस वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है हम उसको सेल सैप कहते हैं। सही है, अब इस सेल सैप की मदद से ख़ास तौर पर इस सेल सैप के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, सही है, वाटर भी होता है। ख़ास तौर पे मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, इन सब से क्या होता है, प्लांट्स उस सेल की टर्जिडिटी जो होती है ना वो मेंटेन रहती है। सही, टर्जर प्रेशर अंदर का बरकरार रहता है। ये टर्जर प्रेशर वाली बात मैंने एक वीडियो में की थी होम्योस्टेसिस की, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको टर्जर प्रेशर समझ में आ जाएगा। सही है, इसके अलावा स्टोर करता है, ऑब्वियसली इतना बड़ा वैक्यूल है तो वो स्टोरेज तो करेगा सोल्यूट की, यानी उन तमाम सब्सटेंसेस की जो प्लांट ने फॉर्म की है। सही है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जो मेम्ब्रेन होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहे, इस वजह से मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, जो वैक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहे, इस वजह से उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी टोनोप्लास्ट का काम क्या है, वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखना। सही है, वैक्यूल के इंटरनल एनवायरनमेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखना, तो जिस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई डू होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आज की पढ़ाई समझ में आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।